नमस्ते, मैं कोकिन आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 हिंदी यूनिट 7 जिसमें मैं 2 कहानी आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ। टोटल 21 कहानियाँ आपके सिलेबस में दी गई हैं। चंद्रदेव से मेरी बातें और दूसरी कहानी कौन-सी धुलाई वाली, ये 2 कहानी मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लेना। आज हम करेंगे एक टोकरी भर मिट्टी, जो तीसरी कहानी कौन-सी लगी हुई है, एक टोकरी भर मिट्टी माधव प्रसाद सप्रे के द्वारा ये कहानी लिखी गई है। एक टोकरी भर मिट्टी का प्रकाशन वर्ष 1900 भी है और 1901 भी कहानी इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो बताया जाता है। कितना बताया मैंने? 1900 भी बताया जाता है और 1901 भी इसका प्रकाशन वर्ष बताया जाता है। ये कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? माधव प्रसाद सप्रे के द्वारा ये कहानी लिखी गई है। और माधव प्रसाद सप्रे का जन्म कब हुआ था? 1871 में हुआ था। जो कहानीकार टोटल 21 कहानियां और कहानीकार है उनका जन्म वर्ष और कहानियों का प्रकाशन वर्ष के ऊपर भी मैं एक वीडियो आपको प्रोवाइड करवा चुकी हूँ। अगर नहीं देखी है तो जाकर जरूर देख लेना। इससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि कहानी किस वर्ष प्रकाशित हुई थी, कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और जो कहानीकार है उनका जन्म वर्ष कौन सा है, क्योंकि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन बिल्कुल ऊपर से उठा लिया जाता है। सिलेबस में से मान के चलो आपके 4 या 5 क्वेश्चन आपके सिलेबस में ही उठा लिए जाते हैं। तो एक टोकरी भर मिट्टी जो कहानी आती है वो 1900 भी है और इसका प्रकाशन वर्ष 1901 भी आता है। किसके द्वारा लिखी गई है? माधव प्रसाद सप्रे के द्वारा ये कहानी लिखी गई है और इनका जन्म कब हुआ था? 1871 में इनका जन्म हुआ था। बात करें एक टोकरी भर मिट्टी की तो किस पत्रिका में प्रकाशित होती है? ये कहानी छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। कहानी कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? कहानी जो कहानी दी गई है सिलेबस में किस कहानी संग्रह में प्रकाशित है और उस कहानी संग्रह में टोटल कितनी कहानियां हैं, ये 3 बातें तो आपको बिल्कुल अपनी जुबान पर रट लेनी है। देवी प्रसाद वर्मा इसे हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। एक टोकरी भर मिट्टी जो कहानी आती है उसे कौन से आलोचक हिंदी की पहली कहानी मानते हैं? तो याद रखना है दोस्तों, देवी प्रसाद वर्मा के द्वारा इसे हिंदी की पहली कहानी माना गया है। जैसे हमने किया था कि चंद्रदेव से मेरी बातें को भवदेव पांडे ने हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी माना था, उसी प्रकार से एक टोकरी भर मिट्टी कहानी को कौन मानते हैं हिंदी की पहली कहानी? माधव प्रसाद सप्रे इसे हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। अगर हम इस कहानी के पात्रों की बात करें तो इसमें सिर्फ 3 या 4 पात्र ही इंपॉर्टेंट हैं। कौन-कौन से हैं? 3 या 4 पात्र हैं, उनमें से 2 पात्र आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। एक पात्र तो आता है जमींदार, दूसरा आता है अनाथ विधवा। 2 पात्र आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कौन-कौन है? जमींदार साहब है इस कहानी में और अनाथ विधवा है। गौण पात्रों में है जमींदार का वकील है और विधवा की पोती। उम्र कितनी बताई गई है? इसमें 5 वर्ष बताई गई है। धुलाई वाली कहानी हमने करी थी, उसमें सीता सीता की उम्र कितनी बताई गई थी? 10 बताई गई है। उसी प्रकार इस कहानी में जो अनाथ विधवा है उसकी पोती है 5 वर्ष की। उम्र कितनी बताई है? इसमें 5 वर्ष इसकी उम्र बताई गई है। तो टोटल पात्र इसमें कितने हैं? जमींदार साहब है, जमींदार का वकील है, अनाथ विधवा है और विधवा की पोती जिसकी उम्र 5 वर्ष है। कहानी का विषय क्या है कि एक छोटी सी कहानी है ये, और ये अब आपका जो आपकी जो एनसीईआरटी है 6th क्लास की मल्हार भाग 1 में ये कहानी दी गई है, क्योंकि 6th क्लास की आपकी एनसीईआरटी चेंज हो चुकी है। मैं हरियाणा बोर्ड की बातें कर रही हूँ। यहाँ पर अब आपकी जो बसंत भाग 1 थी उसको हटा दिया गया है और मल्हार भाग 1 को रख दिया गया है। तो मल्हार भाग 1 में ये कहानी दी गई है, एक टोकरी भर मिट्टी। तो कहानी का विषय क्या होता है? कहानी बिल्कुल छोटी है। एक जमींदार है, दूसरी तरफ एक अनाथ विधवा है। जो विधवा है वो मतलब उसकी एक झोपड़ी है और वो उस झोपड़ी पर जो जमींदार साहब हैं मतलब अपने पैसे की ताकत से लगा सकते हो, किसी प्रकार लगा सकते हो कि उस विधवा को दबा दिया जाता है और उसकी झोपड़ी पर जमींदार साहब क्या कर लेते हैं? कब्जा कर लेते हैं। और बिल्कुल कहानी के लास्ट में जो जमींदार साहब है उनका हृदय परिवर्तन भी दिखाया गया है। तो कहानी बताई जाती है, यह कहानी वर्ग भेद पर आधारित है, यानी कि एक तरफ पूंजीपति वर्ग है और एक तरफ निम्न वर्ग है। इसमें एक गरीब के शोषण का चित्रण दिखाया गया है। कहानी क्या है? वर्ग भेद के ऊपर आधारित है। एक गरीब के शोषण का यहाँ पर चित्रण दिखाया गया है। अहंकार और स्वार्थ का चित्रण तथा अंत में जमींदार साहब का हृदय परिवर्तन दिखाया गया है। लास्ट में कहानी में क्या दिखाया गया कि जो जमींदार साहब है उनका हृदय पिघल जाता है और झोपड़ी वापस किसको दे देते हैं? अनाथ विधवा को वापस दे देते हैं।
कहानी की शुरुआत कैसे होती है कि कहानी की शुरुआत होती है कि किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। तो विधवा की झोपड़ी कहाँ पर थी? जमींदार के महल के पास थी। जमींदार साहब को वह अपने महल का हाथा उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। जो जमींदार साहब हैं, उन्होंने जो अपना अहाता यानी कि अपना जो आंगन है उसको बढ़ाने की इच्छा कहाँ तक हुई? झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। विधवा से बहेतेरा कहा गया कि अपनी झोपड़ी हटा ले। बहेतेरा का अर्थ क्या होता है कि बहुत बार विधवा से कहा गया जमींदार साहब के द्वारा कि आप अपनी इस झोपड़ी को यहाँ से हटा ले। तो हटा ले पर वह तो कई जमाने से वहां बसी थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र इस झोपड़ी में मर गया था। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो विधवा अनाथ है उसका पति और इकलौता पुत्र भी इसी झोपड़ी में मर गया था। तो वह भी एक 5 वर्ष की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। अब यही उसकी पोती उसे वृद्ध काल में एकमात्र आधार थी। तो अब यहाँ पे जो अनाथ विधवा है उसके पति हैं, उसके कौन है? उसके पुत्र हैं और उसकी पुत्र की पत्नी, तीनों क्या हो गए थे? उनकी मृत्यु हो जाती है। सिर्फ बुढ़िया का एकमात्र सहारा कौन है? अब 5 वर्ष की पोती है। अब यही उसकी पोती उस वृद्ध काल में एकमात्र आधार थी। जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आ जाती तो मार मार दुख के रोने लगती। और जब से उसने अपने श्रीमान झोपड़ी की इच्छा का हाल सुना, तब से वह मृत प्राय हो गई थी। उस झोपड़ी में उसका मन लग गया था कि बिना मारे वहां से वह निकलना नहीं चाहते थे। श्रीमान ने सब प्रयत्न किए पर वो प्रयत्न सब निष्फल हुए। तब वह अपनी जमींदारी चाल चलने लगे। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत से झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया। तो जमींदार साहब ने पैसे की ताकत पर क्या किया कि जो विधवा है उसकी झोपड़ी पर कब्जा कर लेते हैं और विधवा को वहां से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी ही, पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे कि विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंची। श्रीमान ने उसको देखते ही अपनी नौकरों से कहा कि उसे वहां से हटा दें, पर गिड़गिड़ाकर बोली, महाराज अब तो यह झोपड़ी तुम्हारी ही हो गई, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। महाराज एक विनती है। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से यह झोपड़ी छुटी है तब से मेरी बेटी ने खाना छोड़ दिया है। यानी कि जब से ये झोपड़ी छुटी है तो मेरी जो पोती है उसने खाना क्या कर दिया है? छोड़ दिया है। फोटो नहीं आएगा यहाँ पर, बेटी आएगा, पोती आएगा यहाँ पर। मैंने बहुत कुछ समझाया पर वह नहीं मानती। यही कहा करती है कि अपने घर पर चल, वही रोटी खाऊंगी। अब मैं यह सोचा कि उसे झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी बनाऊं। इसे भरोसा है कि वह मेरी रोटी खाने लगेगी। तो जो विधवा है, अनाथ विधवा, वो बार बार जमींदार साहब के सामने रिक्वेस्ट कर रही है कि मुझे एक टोकरी मतलब जो मिट्टी है वहां से लेने दे ताकि मेरी जो पोती है वो रोटी खा सके, क्योंकि उसकी पोती कह रही है कि मैं तो रोटी अपने घर पर ही खाऊंगी। इसलिए वो बुढ़िया क्या करती है कि तो मिट्टी लेने के लिए अपनी झोपड़ी में वापस आती है। मेरी रोटी खाने लगेगी, महाराज कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले जाऊं। विधवा झोपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उनकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ से उठकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी, महाराज कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए जिससे कि मैं अपने सिर पर डाल लूं। जमींदार साहब पहले से बहुत नाराज हुए, पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों से गिरने लगी तो उनके मन में कुछ दया आ गई। किसी नौकर से न कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने आगे बढ़े। जो ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे, क्यों ही देखा कि वह काम उनकी शक्ति से बाहर था। फिर उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहां से एक हाथ भी ऊंची न पहुंची। वह लज्जित होकर कहने लगे, नहीं, यह टोकरी हमारे न उठाई जाएगी। यह सुनकर विधवा ने कहा, महाराज महाराज नाराज ना हो तो आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं।
उसका भार आप जन्म भर कैसे उठा सकेंगे? आप ही इस बात पर विचार कीजिए। जमींदार साहब धन मद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के उपयुक्त वचन सुनते ही उनकी आंखों से आंखें खुल गई। कृतकर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उसको झोपड़ी वापस दे दी। तो ये आपकी छोटी सी कहानी थी, एक टोकरी भर मिट्टी। कि जमींदार साहब सारे दाव पेच चलते हैं, मतलब जो विधवा बुढ़िया है उससे उसकी जो झोपड़ी है वो वापस ले ली जाती है, लेकिन अंत में जमींदार साहब का हृदय परिवर्तन हो जाता है और अनाथ विधवा को क्या देते हैं, उसकी झोपड़ी वापस कर देते हैं। तो ये थी एक आपकी छोटी सी कहानी, एक टोकरी भर मिट्टी, जो आपके सिलेबस में दी गई है। 3 कहानियां मेरे द्वारा करवा दी गई हैं। कौन कौन सी करवा दी गई है, रिपीट कर देती हूँ। चंद्रदेव से मेरी बातें, धुलाई वाली और एक टोकरी भर मिट्टी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना और अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, आबाद रहें और मन लगाकर अपनी पढ़ाई करते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।